हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेट स्टडी। तो आज जो हम चैप्टर कवर करने वाले हैं उसका नाम है अधिकार, जो बीए प्रोग्राम फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का चैप्टर है। ये यूनिट नंबर सेकंड का फोर्थ चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का। और जो आपका पेपर का नेम रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। तो आइए बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि अधिकार होते क्या हैं, यानी कि इंट्रोड्यूस हो जाते हैं अधिकारों के साथ। तो जो हमारा संविधान है उसके अंदर आप लोगों को पता ही होगा बहुत सारे अनुच्छेद हैं, उसके भाग है जिसके अंदर कुछ नियम कायदे लिखे हुए हैं। उस संविधान में सिर्फ और सिर्फ रूल्स ही नहीं लिखे हुए हैं, उसमें कुछ ऐसे राइट्स भी लिखे हुए हैं जो एक पर्सन के जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, जो उस पर्सन के जीवन में एक अच्छी भूमिका निभाते हैं, जिसके बिना उसका जीवन का विकास नहीं हो सकता, उसके व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता। तो आइए देख लेते हैं मैंने क्या लिखा है। अधिकार हमारे सामाजिक जीवन की अनिवार्य शर्त है, जिसके बिना ना तो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकता है और ना ही समाज के लिए उपयोगी कार्य कर सकता है। वस्तुतः अधिकारों के बिना मानव जीवन के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। तो बहुत सिंपल से वर्ड्स में लिखा हुआ है कि एक्चुअल में जो अधिकार है वो हमारे जीवन में क्या भूमिका निभाते हैं। तो अगर हम किसी एक पर्सन को अधिकार नहीं देंगे ना तो वो अपने जीवन में विकास कर पाएगा, अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाएगा, ना ही वो समाज के लिए कोई भी एक अच्छा कार्य कर पाएगा जिससे समाज को लाभ हो। ना तो अपने वो पर्सनल लाभ के लिए कुछ कर पाएगा, ना ही एक सामाजिक लाभ के लिए वो कार्य कर पाएगा। तो एक मानव के जीवन का अस्तित्व की कल्पना ही नहीं की जा सकती अगर उसे अधिकार ना दिए जाएं। इसमें एक डेफिनेशन प्रोफेसर लॉस्की ने भी दी है, तो देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। लॉस्की के शब्दों में कहा जा सकता है कि एक राज्य अपने नागरिकों को किस प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, उन्हीं के आधार पर राज्य अच्छा है या बुरा ये कहा जा सकता है। तो देखिए इन्होंने कितनी बड़ी बात कही है अधिकारों को महत्व देते हुए, कि एक राज्य जिस तरीके के अधिकार अपने नागरिकों को देता है ना, उसी के आधार पर हम ये चीज़ पता कर सकते हैं कि जो वो राज्य है उसका कार्य अच्छा है या बुरा, यानी राज्य का जो कार्य हो रहा है, राज्य जो कार्य कर रहा है वो सही तरीके से कर भी रहा है या नहीं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। अधिकारों का अर्थ स्वार्थ नहीं है, प्रत्येक अधिकार के साथ कर्तव्य भी जुड़े होते हैं। तो इसमें कहा गया कि जो अधिकार होते हैं ना वो किसी एक पर्सन के मतलब की पूर्ति के लिए नहीं होते हैं। अगर जो राज्य है, जो सरकार है, वो अधिकार प्रदान कर रही है तो उसके साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप स्वयं के लिए जो चाहते हैं अन्य को भी आपको वह देना होता है। यानी कि जो हमारे संविधान में जो हमें अधिकार प्राप्त है ना, वो सिर्फ ये नहीं है कि हमने पर्सन को अधिकार दे दिए तो वो इनफ है, उसके साथ में कुछ कर्तव्य भी हैं जिसको हम मौलिक कर्तव्य के रूप में भी जानते हैं। मौलिक कर्तव्य प्लस मौलिक अधिकार, ये चीज़ हम इससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर किसी को ब्रीफ में ये चीज़ जाननी हो कि मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं, मौलिक अधिकार क्या होते हैं, तो इससे नेक्स्ट वीडियो जो मैं अपलोड करूँगी वो देख सकता है उस वीडियो को। और इसमें मैंने इन शॉर्ट यही लिखा है कि अगर किसी पर्सन को हम अधिकार दे रहे हैं, राज्य अधिकार दे रहे हैं, तो उसके साथ कुछ कर्तव्य भी होते हैं जो उसको पालन करने होते हैं, क्योंकि हम जो चीज़ अपने लिए चाहते हैं, हम अपनी बेहतरी चाहते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारे इन फ्रंट जो पर्सन खड़ा होगा उस पर्सन को भी वो सारी सुविधाएं चाहिए होंगी। तो उन जो सुविधाएं हैं उसकी प्राप्ति के लिए और प्रदान करने के लिए कर्तव्यों का भी निर्माण किया गया है। इस रूप में अधिकार और कर्तव्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अधिकारों को राज्य द्वारा संरक्षण प्राप्त होता है, राज्य ही अधिकारों के उपयोग की सम्यक परिस्थितियों का निर्माण कर सकता है। तो इसमें भी यही लिखा हुआ है कि जो अधिकार होते हैं वो राज्य द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं और राज्य द्वारा इसको संरक्षण भी मिलता है। तो अभी तक हमने ये चीज़ जान ली कि जो अधिकार होते हैं वो क्यों होते हैं और उनका बेसिक मीनिंग क्या है। बहुत बेसिक सी चीज़ अभी तक हमने पढ़ी है अधिकारों के बारे में। अब जो हम पढ़ेंगे वो है अधिकार, अधिकार का अर्थ और परिभाषा। यानी अब हम जो पढ़ेंगे वो मेन पढ़ेंगे उसकी डेफिनेशन की। अगर हमें पेपर में अधिकार की डेफिनेशन आएगी तो हम किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। प्रकृति के द्वारा मनुष्य को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, लेकिन इन शक्तियों का स्वयं
अपने और समाज के हित में उचित उपयोग करने के लिए कुछ बाहरी सुविधाओं की आवश्यकता होती है। इसमें ये कहा गया है कि जो प्राकृतिक रूप से भी ना हमें कई सारी शक्तियाँ प्रदान होती हैं, जैसे कि सुनने की, बोलने की, चलने की, ये सारी देखने की, ये सारी जो हमें शक्तियाँ प्रदान है ये प्राकृतिक रूप में हमें प्रदान है। ठीक है, ये तो किसी राज्य ने प्रदान नहीं करी है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो स्टार्टिंग से तो खैर बोलना नहीं सीखता, चलना नहीं सीखता, बट धीरे धीरे वो हम सबको देख के, अपने पेरेंट्स को देख के, अपने जो कजन्स होंगे उनको देख कर चलना बोलना सीख जाता है। ठीक है, ये क्या होती है, प्राकृतिक रूप से हमें शक्तियाँ प्रदान होती हैं। समाज का सर्वोत्तम लक्ष्य व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूर्ण विकास है। इस प्रकार राज्य के द्वारा व्यक्ति को ये सुविधाएं प्रदान की जाती हैं और राज्य के द्वारा व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली इन बाहरी सुविधाओं का नाम ही अधिकार है। तो अब हमने देख लिया कि अधिकार का एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। हमें जो शक्तियाँ, अगर हम जस्ट मैं आपको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूँ तो हमें कुछ शक्तियाँ हैं जो प्रकृति से प्रदान है। ठीक है, अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि हमें एक अधिकार संविधान द्वारा प्राप्त है, कहीं भी आवागमन का जो अधिकार है, यानी कि इन इंडिया हम कहीं भी आ जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें प्रकृति से प्रदान है चलने की शक्ति, सब है, अब मैं ही हूँ, ठीक है, मुझे प्रकृति ने इतनी शक्ति दी है कि मैं चल सकती हूँ अपने पैरों से, बट अगर मुझे सरकार की तरफ से, संविधान की तरफ से ये चीज़, ये अधिकार ही नहीं मिला हो कि मैं कहीं आ जा पाऊँ, तो जो प्रकृति से मुझे शक्ति मिली चलने की वो भी मेरे लिए बेकार है, क्योंकि मेरे को जो समाज है, जो राज्य है, वो तो अलाउ नहीं करता है जाने के लिए। तो जो प्रकृति के द्वारा मुझे शक्ति मिली मेरे लिए, तो वो भी अधूरी है। अगर हम सेकंड एग्जांपल ले लें, तो मुझे बोलना आता है, ठीक है, मैं बोल सकती हूँ, हम सभी को बोलना आता है, बट अगर जो राज्य है, जो सरकार है, वो ये बोल दे कि हाँ किसी को नहीं बोलना है, अगर कोई बोलेगा तो उसको 50,000 का फाइन लग जाएगा, तो जो हम जैसे मिडिल क्लास लोग होंगे वो तो मुंह पे टेप लगा के बैठ जाएंगे, वो तो कुछ बोलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमें ये अधिकार ही नहीं प्राप्त है बोलने का। हमें प्राकृतिक रूप से तो हमें शक्ति प्राप्त है कि हम बोल सकते हैं, बट जो हमारी समाज है, जो हमारा राज्य है, वो हमें ये अधिकार नहीं दे रहा है। तो हमारी प्राकृतिक शक्तियाँ होने के बाद भी सिर्फ और सिर्फ बाहरी सुविधाएं ना होने की वजह से, जिनको हम अधिकार भी कहते हैं, हमारी सारी शक्तियाँ अधूरी हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि जो अधिकार है वो हमारे लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में। तो अभी जो हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा, उसी का मैं एक इन शॉर्ट 2 लाइन वाला डेफिनेशन बता देती हूँ, जो भी मैंने इजी वर्ड्स में बताया, बट एग्जाम वाली लैंग्वेज में भी समझना ज़रूरी है। तो मैं एक बार पढ़ देती हूँ इसको। अधिकार का अभिप्राय राज्य द्वारा व्यक्ति को दी गई कुछ कार्य करने की स्वतंत्रता या सकारात्मक सुविधा प्रदान करना है, जिससे व्यक्ति अपना शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक शक्तियों का पूर्ण विकास कर सके। अभी मैंने आपको यही समझाया था ना कि जो हमारे पास जो प्राकृतिक सुविधाएं हैं, जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, अगर हमें वो प्राप्त हैं, बट हमें जो बाहरी सुविधाएं हैं, अधिकार हैं, वो प्राप्त नहीं है, तो वो भी अधूरे हैं। तो अधिकार का अभिप्राय वही है। अधिकार जो है वो वही चीज़ है जो हमें राज्य प्रदान करता है, ताकि हम अपना नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास कर सकें। तो अभी तक की स्लाइड्स में हमने इंट्रोडक्शन देख लिया कि मेनली अधिकार होते क्या हैं, डेफिनेशन देख ली, इन शॉर्ट वाले भी और लॉन्ग वाले भी। तो हम कुछ ऐसी डेफिनेशंस देख लेते हैं जो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर्स हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको जितना याद रह सके उतना आप ही के लिए बेहतर है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में अगर हम ये डेफिनेशंस लिख देते हैं जो प्रोफेसर की बोली हुई होती है ना, तो जो हमारे एग्जामिनर्स होते हैं ना, उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है, आपको वो नंबर बहुत अच्छे देगा। तो मैंने इसमें 3-4 लिखी हैं, आपसे जितना लिखा जाए, जितना याद रहे आपके माइंड में, आप उतना कोशिश कीजिएगा। वैसे मैंने बहुत इजी लिखी हैं ताकि आपको भी याद करने में परेशानी ना हो। तो हमारी जो फर्स्ट है वो है लॉस्की। लॉस्की की डेफिनेशन आपको हर कॉन्सेप्ट में मिलेगी, तो लॉस्की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए प्रोफेसर बनते हैं। तो लॉस्की ने क्या कहा है, लॉस्की के अनुसार अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिसके अभाव में सामान्यतः कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर पाता है।
तो इन्होंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देते हुए ये कहा है कि अधिकार जो है ना वो हमारे लिए इतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर किसी सपोज एक पर्सन के पास अधिकार नहीं है ना, तो वो किसी भी हालत में अपना व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता है। हम उससे ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते हैं कि वो पर्सन अपना विकास कर लेगा अधिकारों के अभाव में। तो एक पर्सन की लाइफ के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पहलू होता है अधिकार, और लॉस्की का भी यही मानना है। सेकंड जो हमारी डेफिनेशन है वो है बोसांके की। बोसांके भी लॉस्की की तरह बहुत ही ज़्यादा मशहूर प्रोफेसर थे। इन्होंने कहा है अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा ना ध्यान से पढ़िएगा। जिसे समाज स्वीकार करता है तथा राज्य लागू करता है। मैंने आपको पहले बताया था राज्य का मतलब होता है सरकार। ठीक है, तो जो अधिकार है उसको क्या होता है, उसको सरकार लागू करती है, और जो समाज है ना उसको वो स्वीकार करने होते हैं, उसी को हम अधिकार कहेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास विद्वान आए हैं वह भारतीय विद्वान श्रीनिवास शास्त्री। अभी तक हमने जो पढ़े हैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी और इस वीडियोस में भी, वो हमने ज़्यादातर विदेशी पढ़े हैं, जैसे कि लॉस्की हो गए, वो सांख्य हो गए। हमने सारे विदेशी जो फिलोसोफर्स थे उनके बारे में पढ़ा है। बट अब जो हम पढ़ने वाले हैं वो है विद्वान श्रीनिवासन शास्त्री। ये एक भारतीय प्रोफेसर थे, भारतीय विद्वान थे। ठीक है, इन्होंने ये कहा है अधिकारों को मद्देनज़र रखते हुए कि अधिकार समुदाय के कानून द्वारा स्वीकृत वह व्यवस्था, नियम या नीति है जो नागरिक के सर्वोच्च नैतिक कल्याण में सहायक होती है। इन्होंने भी कुछ जो मिस्टर बोसांके थे उनसे मिलती जुलती बात की है कि जो अधिकार हैं वो समुदाय के नियम होते हैं, समुदाय द्वारा स्वीकृत नियम होते हैं, यानी कि एक्सेप्टेड जो होते हैं रूल्स होते हैं, ऐसी व्यवस्था होती है, नियम होते हैं, रीति होती है। ये सब एक ही दूसरे का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, जो नागरिक के सर्वोच्च कल्याण में सहायक होती है, यानी कि उसके व्यक्तित्व के, मानसिक के, शारीरिक रूप से उसके कल्याण में बहुत ज़्यादा सहायक होती है, इम्पोर्टेंस होती है, हेल्पफुल होती है। ठीक है, इन्होंने भी सेम चीज़ कही है। ये जो हमारे फोर्थ प्रोफेसर ये हैं गार्नर, ये भी एक विदेशी प्रोफेसर है। इन्होंने कहा है अधिकार वह शक्ति है जो नैतिक प्राणी होने के नाते मनुष्य के कार्यों को पूर्ति के लिए आवश्यक होती है। इन्होंने ये कहा है कि अधिकार एक ऐसी शक्ति है ना जिसके बिना कोई भी मनुष्य अपने कार्य की पूर्ति नहीं कर सकता है, एक नैतिक प्राणी होने के नाते। ठीक है, जैसे हमने लास्ट भी अभी एक एग्जांपल लिया था बोलने का, हमें प्राकृतिक रूप से शक्ति प्रदान है कि हम बोल सकते हैं, बट जब तक हमें ये अधिकार के रूप में प्रदान नहीं होगी तब तक हम इसका पूर्ण प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसी एग्जाम्पल से आप इनकी भी ये डेफिनेशन को समझ सकते हैं और होपफुली आप समझ भी गए होंगे। सॉरी, क्योंकि बीए में जो बच्चा आ जाता है वो ऑलमोस्ट पॉलिटिकल साइंस को बहुत अच्छे से समझ चुका होता है, तो इतना डीपली जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम इससे नेक्स्ट देख लेते हैं क्या लिखा है। उपरोक्त परिभाषाओं के विवेचन करने पर कुछ बातें स्पष्ट होती हैं कि सभी विद्वान यह मानते हैं कि अधिकतर अधिकार मूलतः व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं। अधिकार व्यक्ति के वे दावे हैं जिन्हें समाज और राष्ट्र स्वीकार करता है। अधिकार व्यक्ति के विवेकपूर्ण मांग है। ठीक है, इसमें 2-3 वर्ड्स हैं जो मैं हाईलाइट भी कर देती हूँ, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। आप अगर कुछ भी चीज़ बदल दोगे जो मैंने लिखा हाईलाइट करके, बट ये जो ग्रीन लाइन से जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ ना, इनको सेम ही वर्ड्स में यूज़ करना, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा ये। तो इसमें मेनली क्या कहा गया है कि ये जो हमने अभी तक की 4 डेफिनेशंस पढ़ी जो फिलोसोफर की दी हुई हैं, उनसे हमें यही चीज़ पता चलती है कि जो अधिकार है वो बेसिकली एक व्यक्ति के जो उसका व्यक्तित्व का विकास है ना उसमें हेल्पफुल रहती हैं, और जो अधिकार है वो वो पर्सन के ऐसे दावे हैं जो समाज और राष्ट्र दोनों के ही द्वारा स्वीकृत होते हैं, एक्सेप्टेड होते हैं। और जो अधिकार है वो व्यक्ति की विवेकपूर्ण मांग है। विवेकपूर्ण का मतलब होता है कि जो बहुत ज़्यादा सोच समझ के समझदारी वाली मांग है। हाँ, समझदार वर्ड इसमें हम समझ सकते हैं, समझदारी वर्ड। ओके, यानी कि जो अधिकार है वो व्यक्ति के बहुत समझदारी वाली मांग है। इससे पता चलता है कि हाँ इंसान समझदार है।
तो अब हम देख लेते हैं अधिकारों के प्रकार, यानी कि जो टाइप्स हैं अधिकारों के वो कितने होते हैं। तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है, इससे आप बेसिकली याद रख सकते हैं और विदाउट एनी कन्फ्यूज़न आप इसको समझ सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है। हमने जो अपनी 12th तक की क्लासेस में पढ़ा वो अधिकार के 6-7 टाइप पढ़े, जैसे मौलिक अधिकार हो गए, उनको पढ़ लिया, प्लस कुछ एक्स्ट्रा अधिकार पढ़ लिया और उससे हम समझ जाते हैं बस यही अधिकार है। बट जो अब हम बीए में आ गए, कॉलेज जा रहे हैं, तो ये इम्पॉर्टेंट है एक एक कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डीप में जाना। तो अधिकार को हमने जो वर्गीकृत किया है वो सबसे पहले 2 भागों में किया है। फर्स्ट है नैतिक अधिकार एंड सेकंड वन इज कानूनी अधिकार। नैतिक अधिकार ऐसे अधिकार होते हैं जो एक पर्सन को नैतिक तौर पर प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। और कानूनी अधिकार से तो आप समझ ही गए जो कानून द्वारा प्राप्त होते हैं, ठीक है। और जो कानूनी अधिकार है उसको ही फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज नागरिक अधिकार एंड सेकंड वन इज राजनीतिक अधिकार। ये मैंने आपके लिए जस्ट एक कॉन्सेप्ट आपको शो किया है ताकि आप आगे जाके थोड़े से भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि देखिए फर्स्टली हमने इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, देन हमने अगेन इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, फिर देखिए कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो अगर मैं विदाउट इसके पढ़ाती तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए ये चीज़ बनाई है। आप इसको गौर से पढ़िएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो अब हम देख लेते हैं हमने कानूनी अधिकार को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स में, नागरिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। अब नागरिक अधिकार होते हैं जो एक पर्सन को एक देश के नागरिक होने के नाते प्रदान होते हैं, जैसे कि जीवन का अधिकार, इसको हम प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं। आर्थिक अधिकार, आर्थिक समानता का अधिकार कहेंगे। मैंने स्पेस कम होने की वजह से थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, बट मैं जो इससे आगे पढ़ाऊंगी आपको इसका प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करूंगी, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। समानता का अधिकार, सामाजिक समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, परिवार का अधिकार, ये सब हो गए नागरिक अधिकार में। आप जस्ट इसको एक बार देख लीजिए, इसको रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि इसका जो डीप में पढ़ाऊंगी मैं इसका डेफिनेशन वो इससे नेक्स्ट में पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो में नहीं, नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब राजनीतिक अधिकारों को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। मत देने का अधिकार, निर्वाचित होने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्ति का अधिकार, आलोचना का अधिकार। तो मतदान का अधिकार क्या होता है, वोट देने का अधिकार, जो आप लोग जानते ही होंगे। निर्वाचन होने का अधिकार, यानी कि अगर कोई पर्सन ये चाहता है कि वो जो राज्य के रूप में काम करे, यानी कि एमएलए या फिर कोई और जो पोस्ट होती है सरकार के उसमें काम करे, तो वो भी कर सकता है, ठीक है। और जो सार्वजनिक पद होते हैं, यानी कि जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस हो गए, इनके लिए भी हर कोई पर्सन जो एलिजिबल है वो अप्लाई कर सकता है। और आलोचना करने का भी अधिकार हमें संवैधानिक रूप से प्राप्त है, ठीक है। आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और इसको ही ब्रीफ में अधिकारों के प्रकार या वर्गीकरण, जैसे हमने अभी पढ़ा हेडिंग के रूप में। साधारणतः अधिकारों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, यानी कि जो बेसिकली हमने सबसे पहले जो हमने डिवाइड किया है अधिकारों को, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसमें हमारा फर्स्ट है नैतिक अधिकार और सेकंड है कानूनी अधिकार। तो एक बार नैतिक अधिकार की डेफिनेशन देख लेते हैं कि नैतिक अधिकार क्या होते हैं। ये वे अधिकार हैं जिसका संबंध मनुष्य के नैतिक विकास से होता है। ये मनुष्य को नैतिक बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। ये आवश्यक नहीं है कि इन अधिकारों का जो संरक्षण है वो राज्य से प्राप्त हो, बट इनसे समाज का स्वरूप उन्नत व श्रेष्ठ बनता है। यानी कि ऐसे अधिकार हैं जिसके लिए ज़रूरी नहीं होता कि जो राज्य है वो इसको संरक्षण प्रदान करे, बट ये जो यूज़फुल हैं, जो इम्पोर्टेंट है, वो समाज के स्वरूप को उन्नत व श्रेष्ठ बनाने के लिए हैं। ये एक पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट अधिकार है, बट ये ज़रूरी नहीं है कि उसको जो राज्य है वो संरक्षण दे। अब इसी का सेकंड पार्ट देख लेते हैं, यानी कि कानूनी अधिकारों को। तो कानूनी अधिकार क्या होते हैं? ये वे अधिकार हैं जिन्हें राज्य कानूनी रूप से व्यक्तियों को प्राप्त या उपलब्ध कराता है।
यानी कि हमें ये जो कानूनी अधिकार होते हैं हमें कानून के द्वारा प्राप्त होते हैं। लेकॉन के शब्दों में यह एक नागरिक को दूसरे नागरिक के विरोध प्राप्त होते हैं। यानी कि जो लेकॉन के उन्होंने कहा कि ये जो कानूनी अधिकार होते हैं वो एक पर्सन को इसलिए प्राप्त होते हैं ताकि वो दूसरे पर्सन का विरोध कर सके। इसका मतलब ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा कर सके, मतलब एक पर्सन का दूसरे पर्सन के विरुद्ध प्राप्त होते हैं कि अगर एक पर्सन गलत कर रहा है तो वो उसको गलत साबित करने के लिए, या फिर ये कह सकते हैं कि अपना पक्ष रखने के लिए उनका प्रयोग कर सकता है। ठीक है, सपोज अगर दो पर्सन में लड़ाई हो रही है, एक पर्सन सही है और एक पर्सन गलत है, तो उसको ये अधिकार है, कानूनी अधिकार है कि वो अपना जो FIR है वो कटवा सकता है और उससे जो उस पर्सन ने जो गलती करी है उसको वो रियलाइज करा सकता है कि हाँ वो गलत है। इन अधिकारों का पालन करने की व्यवस्था राज्य कानून द्वारा बनाता है, जिसका उल्लंघन दंडनीय अपराध माना जाता है। अब इसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार होता है। संपत्ति का अधिकार जो है वो एक कानूनी अधिकार है। पहले एक मौलिक अधिकार था, बट ये अब एक कानूनी अधिकार है। तो इसका जो पालन जो राज्य कराता है वो कानून द्वारा कराता है, क्योंकि ये कानून है हमारे देश का, और अगर हम इस कानून का उल्लंघन करेंगे तो हमें दंड भी आवश्यक मिलता है। इन्हीं को हम कहते हैं कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है, जो हमने चार्ट में भी देखा था कि कानूनी अधिकार को भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट है नागरिक अधिकार और सेकंड है राजनीतिक अधिकार। ठीक है, इसको भी हम आगे डीप में पढ़ लेते हैं कि एक्चुअल में ये होते क्या हैं। इसमें हम फर्स्ट देख लेते हैं नागरिक अधिकार कि नागरिक अधिकार होते क्या हैं। नागरिक अधिकार व्यक्ति के वे अधिकार हैं जो उस समाज से प्राप्त होते हैं। यह अधिकार शारीरिक व मानसिक दबावों के विरुद्ध व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करते हैं। यानी कि जो नागरिक अधिकार है ना वो समाज से प्राप्त होते हैं, और ये एक व्यक्ति को ऐसे भी अधिकार देता है जिसमें अगर कोई पर्सन है उसको कोई शारीरिक या मानसिक दबाव डाल रहा है तो उसके विरुद्ध वो आवाज़ उठा सकता है, जिसको हम शोषण के विरुद्ध अधिकार भी कहते हैं, बट ये एक मौलिक अधिकार में जोड़ा जाता है अगर हम इसको शोषण के विरुद्ध अधिकार बोलेंगे तो। बट ये एक हमें नागरिक अधिकार भी है कि हमारा कोई मानसिक या शारीरिक शोषण नहीं कर सकता है। फिर चाहे ये दबाव राज्य का हो, समाज का हो या किसी व्यक्ति विशेष का। यानी कि ये देखिए कि हमें समाज से हमें संविधान से कानूनी रूप से चीज़ प्राप्त है, ये अधिकार प्राप्त है कि हमारा कोई शोषण नहीं कर सकता है, कोई भी हम पे दबाव नहीं बना सकता है, चाहे वो राज्य का पर्सन हो, समाज का कोई व्यक्ति हो या कोई एक व्यक्ति विशेष हो। सामुदायिक रूप से व्यक्ति के रूप में कोई भी हम पे दबाव नहीं बना सकता है। इस अधिकार में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की स्वाधीनता व हस्तक्षेप से मुक्ति की भावना सम्मिलित होती है। यानी कि नागरिक अधिकारों में हमें ये भी अधिकार प्राप्त है कि हम स्वतंत्र रूप से कोई भी कार्य कर सकते हैं, बट वो कार्य लीगल होना चाहिए। हमें ये स्वाधीनता भी प्राप्त है और हमें ये अधिकार प्राप्त है कि हमारे कार्य में कोई भी पर्सन हमारे बिना मर्जी के हस्तक्षेप ना करे, यानी कि छेड़खानी ना करे। नागरिक अधिकार राज्य में रहने वाले सभी व्यक्तियों को, चाहे वे राज्य के नागरिक ना हों, प्रदान किए जाते हैं। यानी कि जो नागरिक अधिकार हैं वो समाज में रहने वाले, राज्य में रहने वाले लोगों को भी प्रदान किए जाते हैं और ऐसे लोगों को भी प्रदान किए जाते हैं जो राज्य के नागरिक नहीं होते हैं, बट उनके लिए कुछ बेसिक शर्तें होती हैं, जिसका उद्देश्य व्यक्ति के उच्च सामाजिक जीवन को संभव बनाना होता है। ठीक है, तो ये जो नागरिक अधिकार है ना, उनका बेसिक जो मोटिव होता है वो ये होता है कि जो एक पर्सन है उसका जो सामाजिक जीवन है उसको उच्च कोटि का बना सके, यानी कि उसको अच्छी बेहतर रूप से दिखा सकें। तो जो हमारे नागरिक अधिकार हैं इनको भी फर्दर कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनको आपको समझना भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको भी देख लेते हैं कि इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और उनका बेसिक मीनिंग क्या है। तो जो हमारे नागरिक अधिकार है उनको भी देखिए कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको ये सारे के सारे जो अधिकार हैं वो याद करने हैं,
मैंने इसमें आपको टोटल 13 अधिकार लिख के दिए हैं, इसमें से आप कोशिश कीजिएगा जितना हो सके उतना याद करने की। बट मैंने आपको जो है इतने सारे इसलिए बताएं क्योंकि हमारे साथ बेसिकली क्या होता है कि हम पेपर में जितना याद करके जाते हैं उसमें से हम 80% हमें याद रहता है, 20% हम भूल जाते हैं। तो अगर हम टू द पॉइंट याद करेंगे और लिमिटेड पॉइंट से याद करेंगे तो हमें याद नहीं रहेगा, इसलिए मैंने आपको ज़्यादा पॉइंट लिख के दी क्योंकि 13 में से 13 के 13 नहीं तो कम से कम 8 तो आप पेपर में लिख कर आओगे ही। तो एक बार देख लेते हैं इनको भी। निम्नलिखित, यहाँ पे राजनीतिक नहीं होगा, यहाँ पे नागरिक होगा, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको आप नेगोशिएट कीजिएगा। निम्नलिखित नागरिक अधिकार माने जाते हैं, यानी कि कितने टाइप्स के हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जीवन का अधिकार, ये एक प्राकृतिक अधिकार भी है कि सभी व्यक्तियों को प्रकृति से ये चीज़ प्रदान है कि वो जीवन जी सकता है। समाज, राज्य, किसी को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि उससे वो उसका जीवन छीन सके। बट कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जैसे कि कोई ऐसा अपराध कर देता है, कोई ऐसे घिनौना अपराध कर देता है जिसकी सजा ही होती है कि उससे उसका जीवन छीन लिया जाए, तो वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, उसको हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे। बट हम सभी को ये एक नागरिक अधिकार है कि हम अपना जीवन जी सकते हैं, हमें जीवन का अधिकार प्राप्त है। सेकेंड वन इज समानता का अधिकार। हम सभी व्यक्ति जो हम समाज में रह रहे हैं, हम सभी समान हैं, ठीक है। जो पर्सन बाहर से आ रहे हैं विदेश से, वो हमारे देश में आके एकदम समान है, हम उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसके रंग के ऊपर, जाति के ऊपर, लिंग के ऊपर, या कोई भी एक ऐसा पॉइंट हम नहीं ढूंढ सकते कि हम उसके साथ असमान बर्ताव कर सकें। कुछ टाइम पहले जब मैं अपना 12th क्लास कर रही थी, उस टाइम पे ये आया था कि जो सिक्किम, जो हमारी जो सिक्किम के साइड का एरियाज पड़ता है ना, वो जब हमारे दिल्ली की साइड में आता है तो उसको, उन लोगों को ना लोग चाइनीज़, नेपाली ऐसे बोल के बुरा भला बोलते हैं, तो वो काफ़ी गलत चीज़ होती है, जिसके वजह से हम लोगों को, यानी कि जितने उस टाइम पे स्टूडेंट्स थे, उन सबको अवेयर करने के लिए सिक्किम नाम का प्रोजेक्ट भी चलाया गया था। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उनको उनके फेस के ऊपर, फेस के बिहाफ पे, यानी कि जैसा उनका फेशियल स्ट्रक्चर होता है उसके बिहाफ पे हम उनको, उनके साथ भेदभाव करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस अधिकार का उल्लंघन करते हैं, समानता के अधिकार का, क्योंकि वो देखा जाए तो है तो हमारे देश का पार्ट, हमारे समाज का पार्ट, बट हम जस्ट इस वजह से, क्योंकि जो उनकी आईज़ होती हैं वो थोड़ी सी हमसे डिफरेंट होती हैं, उनका फेशियल जो स्ट्रक्चर होता है वो हमसे डिफरेंट होता है, हम इस बिहाफ पे उनको गलत बोलते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, जो कि एक नागरिक अधिकार है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप किसी के फेशियल स्ट्रक्चर पर कमेंट ना करें। राजनीतिक समानता का अधिकार, यानी कि राजनीतिक तौर पे भी हम सभी लोग समान हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि वोट देने का अधिकार, निर्वाचन का अधिकार, जो हमारा इससे नेक्स्ट बात है राजनीतिक वाला, उसमें भी आएगा। बट इसमें भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हम सभी राजनीतिक रूप से भी, यानी कि राज्य के नज़रों में भी हम सभी जो लोग हैं, हम सभी लोग समान हैं। फोर्थ वन इज आर्थिक समानता का अधिकार। आर्थिक समानता में आप जरा से भी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि जो मैंने समानता वाला चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था ये चीज़, बट मैं शॉर्ट में यहाँ पे भी समझा देती हूँ। आर्थिक समानता का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे समाज में जितने व्यक्ति हैं उन सभी का जो वेतन है, यानी कि उनकी जो सैलरी है, इनकम, वो हम समान कर दें। आर्थिक समानता का मतलब ये होता है कि हमारे जो स्किल्स हैं, हमारा जो डेवलपमेंट है, उसके आधार पर हम अपने आर्थिक रूप से जो इनकम होती है, सैलरी होती है, उसका डिसीजन लेंगे। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी लिया था ईंट ढोने वाले पर्सन को और एक इंजीनियर का, कि उन दोनों की सैलरी में ज़रूर डिफरेंस होता है। ईंट ढोने वाला जो पर्सन होगा उसकी सैलरी होगी 100 रुपीज़ पर डे, बट वहीं जो एक हमारा इंजीनियर होगा जिसने इतने साल पढ़ाई करी, मेहनत करी, उसकी जो सैलरी होगी वो होगी पर डे की 1000, यानी 1K। तो ये जो सैलरी में डिफरेंस आता है, क्यों आता है? उसकी स्किल की वजह से, उसके इंटेलिजेंसी लेवल की वजह से। तो आर्थिक समानता ये होती है कि एक पर्सन की स्किल्स के बिहाफ पर, उसकी डेवलपमेंट के बिहाफ पर हम उसकी सैलरी डिसाइड करें, उसका वेतन डिसाइड करें, यही होती है आर्थिक समानता। अगर दो मजदूर हैं, दोनों ही सेम काम कर रहे हैं, दोनों की टाइमिंग सेम है, दोनों के लिए सारी चीज़ें सेम है, तो हम ये नहीं करेंगे कि एक मजदूर को हम दें 10 रुपये और दूसरे को दें 100 रुपये, वहाँ पे असमानता देखी जा सकती है।
ठीक है, तो होपफुली आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी मेरी समानता वाली वीडियो को देखिए, उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। तो इसका जो 5th पॉइंट है वो है सामाजिक समानता का अधिकार, यानी कि जो हमारा समाज है, जो सोसाइटी है, उसमें हम सभी समान हों। इसमें ये जो सारे पॉइंट्स हम पढ़ेंगे ना, 13 पॉइंट्स, इन सभी को इंक्लूड कर देंगे हम सामाजिक समानता में। यह हमारा एक अधिकार है। क्यों है? हमें किसी भी समाज में किसी भी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो लिंग, रूप, जाति, जन्म स्थान या मजहब के रूप में किसी भी व्यक्ति को असमान दिखाए। बेसिकली तो समाज में यही होता है ना कि अगर कोई पर्सन गोरा है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, कोई किसी पर्सन का जो स्किन टोन है वो डार्क है तो उसको थोड़ा सा दूर रखा जाता है, मतलब इसी टाइप का कुछ होता है। तो वो चीज़ ना हो, इसी को हम सामाजिक समानता का अधिकार मानते हैं कि हमारे साथ या किसी और के साथ कोई भी लिंग, जाति, जन्म स्थान या एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो चीज़ें होती हैं उसके बिहाफ पे कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता है। 6th है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, कि हम सभी स्वतंत्र हैं, हम सभी को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। भाषण एवं अभिव्यक्ति क्या होती है? जो मैं बोल रही हूँ, मेरे को अधिकार है कि मैं YouTube पे अपना वीडियो बना के डाल सकती हूँ, मुझे बोलने का अधिकार है, मुझे कार्य करने का अधिकार है, ठीक है, मुझे अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है। ये जो मैं आपको वीडियो बना रही हूँ, ये मैं अपने विचार बता रही हूँ कि इस टॉपिक पे मैं इस तरीके से मैंने पढ़ा, इस तरीके से समझा, उसी चीज़ को मैं आपको आगे बता रही हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि मुझे भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार है। तो होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे कि भाषण और अभिव्यक्ति का क्या अधिकार होता है, मतलब कि हमें बोलने का अधिकार है, अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है। इसका 8th पॉइंट है आने जाने की स्वतंत्रता का अधिकार, जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के रूप में भी सबसे जो इनिशियल पॉइंट था हमारी वीडियो का उसमें भी बताया था कि हमें ये कानूनी अधिकार है कि हम इन इंडिया कहीं भी आ जा सकते हैं विदाउट वीज़ा, ठीक है। इन इंडिया की अभी मैं बात कर रही हूँ, मैं आउट ऑफ कंट्री की बात नहीं कर रही हूँ। हमें ये अधिकार है कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं और कोई हमें नहीं रोक टोक सकता है, ठीक है। संगठन बनाने का अधिकार, हमें ये भी कानूनी रूप से नागरिक अधिकार है कि हम कहीं भी अपना संगठन बना सकते हैं, अपना समुदाय बना सकते हैं। संगठन इन द सेंस कि हम एक छोटा सा अगर कोई ग्रुप बना के हम कोई भी काम करना चाहें हम कर सकते हैं, ठीक है। हमें यह अधिकार है संगठन बनाने का, बट वो संगठन जो होना चाहिए ना वो लीगल होना चाहिए। ये ना हो कि हम वो किसी गलत काम के लिए संगठन बना रहे हो। वो संगठन अहिंसक होना चाहिए, वहाँ पे हिंसावादी कोई भी हरकत नहीं होनी चाहिए, तो हम संगठन बनाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, ठीक है, हम संगठन बना सकते हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं ये भी बेसिकली संगठन ही होते हैं, बट हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में कह देते हैं कि ये पार्टी है, ये फलाना पार्टी है, वो भी एक संगठन होते हैं, ठीक है। इसका जो 10th है पॉइंट वो है शिक्षा तथा संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि हम सभी को ये अधिकार है कि हम शिक्षा का ग्रहण कर सकते हैं, हम संस्कृति को बचाए रख सकते हैं, अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार है, हमें शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है, शिक्षा देने का अधिकार है, ठीक है। और जो 11th पॉइंट है वो है संपत्ति का अधिकार। हम सभी को यह अधिकार है कि हम अपनी जो जमा पूंजी है उसके रूप में संपत्ति रख सकते हैं। हम सभी को यह अधिकार है कि हम इन इंडिया कहीं भी अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपना एक बट लिमिटेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, जो हमारे पास संपत्ति हो ना वो भी लिमिटेड हो, क्योंकि इनकम टैक्स का छापा बहुत जल्दी पड़ता है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं थोड़ी सी। हम सभी को ये कानूनी रूप से अधिकार है कि हम संपत्ति का जो खरीद सकते हैं, हम संपत्ति बेच सकते हैं, हमें संपत्ति रखने का अधिकार है कानूनी रूप से, ठीक है, बट इट शुड बी लिमिटेड। और 12th पॉइंट है इसका परिवार का अधिकार, यानी कि हमें परिवार बनाने का भी अधिकार है। परिवार बनाने के अधिकार को आप थोड़ा सा गलत मत लीजिएगा, बट हाँ हम सबका अधिकार है कि हम परिवार का निर्माण कर सकते हैं, अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, यानी कि अपने पेरेंट्स के साथ रह सकते हैं, जॉइंट फैमिली रख सकते हैं, न्यूक्लियर फैमिली रख सकते हैं, इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस, ठीक है। एंड 13 पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है हमारा वो है रोजगार का अधिकार, यानी कि हम सभी को ये कानूनी रूप से अधिकार है कि हम अपनी मर्जी का व्यवसाय कर सकते हैं,
अपनी मर्जी से जो करना चाहे वो कर सकते हैं एक रोजगार के रूप में। ओके, मतलब कि अब मैं हूँ, ठीक है, मैं चाहती हूँ मैं किसी एमएनसी कंपनी में काम करूँ, ठीक है, लेकिन बट एमएनसी कंपनी में काम करने के लिए मेरे पास जो स्किल्स हैं वो होनी चाहिए, जो एक एमएनसी कंपनी में काम करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, वैल्यूएबल होती हैं, वो सारी स्किल्स अगर है मेरे अंदर, मैं एलिजिबल हूँ उस कंपनी में काम करने के लिए, तो मैं कर सकती हूँ इंटरव्यू क्रैक करके, ठीक है। उसी के दूसरा एग्जांपल लेके चलिए, सपोज मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ, मेरा एक चैनल है, ये मैं वैसे मेरे लिए रोजगार तो नहीं है बट मैं इसको एक रोजगार के रूप में भी ले सकती हूँ अगर मैं चाहूँ तो, ठीक है। तो हमें ये अधिकार है कि हम अपना रोजगार का चयन अपनी मर्जी से कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो देखे ये सब हमने देख लिया नागरिक अधिकार, कि हमें कानूनी अधिकार को जो हमने फर्दर डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, उसमें जो नागरिक अधिकार है वो हमें कितने टाइप्स के प्रदान हैं और किस तरीके से हम उसको डिफाइन करेंगे। तो ये हो गए हमारे नागरिक अधिकार। हम देख लेते हैं कि जो राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि नागरिक अधिकार क्या होता है। नागरिक अधिकार का नहीं सॉरी कानूनी अधिकार का सेकंड पॉइंट है राजनीतिक अधिकार। तो देख लेते हैं राजनीतिक अधिकार क्या होते हैं। राजनीतिक अधिकार से आशय है कि व्यक्ति द्वारा समाज की शासन व्यवस्था में भाग लेने के अवसर राज्य की शक्ति का उपयोग किस भांति किया जाए। एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ। राजनीतिक अधिकार से आशय है कि व्यक्ति द्वारा राज्य के शासन व्यवस्था में भाग लेने के अवसर राज्य की शक्ति का उपयोग किस भांति किया जाए, इस संबंध में निर्णय लेने के अवसर व्यक्ति के राजनीतिक अधिकार माने जाते हैं। यानी कि बेसिकली इसमें ये बोला गया है कि राजनीतिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसमें एक पर्सन को ये अधिकार होता है कि वो राजनीतिक जो एक्टिविटीज होती हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है और वो ये क्वेश्चन भी अराइज कर सकता है पॉलिटिकल पार्टीज पे, यानी कि हमारी जो सरकार उस टाइम पे चल रही होगी, सत्ता में होगी, उस पर भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं, उनके साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग भी कर सकता है और उसी के साथ साथ जो नीतियां बनाई जाती हैं उसमें भी सक्रिय रूप से पार्टिसिपेशन ले सकता है। और जो राज्य की शक्तियां होती हैं उनको सही ढंग से उपयोग किस तरीके से किया जाए उस पर भी अपने विचार प्रकट कर सकता है। यही सब बेसिक चीजें आती हैं राजनीतिक अधिकार में। इसमें यह भी लिखा हुआ है राजनीतिक अधिकार केवल देश के निवासियों को ही प्राप्त होते हैं। ये अधिकार या तो देश के संविधान प्रदत्त करता है या शासन द्वारा समय समय पे बनाए जाते हैं। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो जैसे हमने पहले पढ़ा था हमारे नागरिक अधिकार, तो नागरिक अधिकार जो थे ना वो हमारे राज्य में रहने वाले लोगों को भी प्रदान थे, प्लस जो विदेशी हमारे पास आते थे, यानी कि जो घूमने के तौर पर आते थे, पढ़ने के लिए आते थे, विद्यार्थी आते थे, उन सभी को ये नागरिक अधिकार प्रदान थे। बट राजनीतिक अधिकार ऐसे अधिकार नहीं है जो सबको प्रदान कर दिए जाएं, ये केवल देश के निवासियों को ही प्रदान होते हैं और या तो ये संविधान प्रदान करता है या फिर समय समय पे जो शासन में जो सत्ता में जो राज्य होता है वो बनाता है ये कानून, ठीक है। इन पे परिवर्तन भी किया जा सकता है। कानून द्वारा ये अधिकार विदेशी पागलों व दिवालियों आदि को नहीं दिए जाते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया भी कि विदेशियों को ये अधिकार नहीं दिए जाते हैं राजनीतिक अधिकार। जो मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं उनको भी ये अधिकार नहीं दिए जाते हैं। प्लस दिवालिया जो होते हैं, यानी कि जो दिवालिया हम कह सकते हैं, जैसे कि सपोज एक पर्सन ने बैंक से लोन ले लिया 50 करोड़ का, बट क्यों लिया, क्योंकि उसका जो बिजनेस था वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, उसने उठा के लोन ले लिया और बैंक ने दे भी दिया। बट अब वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो बिल जो उसका जो ईएमआई था, इंस्टॉलमेंट था, वो पे कर सके, तो इसीलिए वो क्या बन गया, दिवाली, यानी कि वो बैंक के नज़रों में, सरकार के नज़रों में दिवालिया हो गया, वो कुछ नहीं कर सकता है। एक तरीके से हम सिंपल वर्ड्स में कहें, मॉडर्न लैंग्वेज में कहें तो वो ब्लैक लिस्टेड हो गया, ठीक है, ब्लैक लिस्टेड हो गया, वो अधिकारों से भी, मतलब बेसिकली समाज से वो ब्लैक लिस्टेड हो गया, तो वो हो जाते हैं दिवालिया। अब जो हमारे, जैसे हमने नागरिक अधिकारों को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया था, उसमें कुछ हमने पार्ट्स में भी डिवाइड नहीं किया था, अधिकार ही पढ़े थे कि किस किस टाइप के अधिकार हमें दिए गए हैं। उसी तरीके से हमें राजनीतिक अधिकारों में भी कुछ अधिकार प्राप्त हैं, उसको भी हम देख लेते हैं।
तो देख लेते हैं कि हमें किस प्रकार के राजनीतिक अधिकार प्राप्त हैं। तो ये निम्नलिखित हैं, यानी कि नीचे मैंने ऑलरेडी लिख रखे हैं। मतदान देने का अधिकार, जो हमें पता है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार हमें दिया गया है। 18+ के बाद हम वोट दे सकते हैं। तो हमें ये भी जो है ये राजनीतिक अधिकार प्राप्त है। निर्वाचित होने का अधिकार, यानी कि हम जैसे वोट दे रहे हैं एक पर्सन को ताकि वो आगे सत्ता में अपना शासन कर सके, उसी तरीके से हम चाहें तो हम उस पर्सन की जगह पे भी निर्वाचित हो सकते हैं, यानी कि हमें अदर पर्सन वोट देंगे। तो हमें ये भी कानूनी अधिकार प्राप्त है। उसी पे थर्ड पॉइंट है सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि मैंने आपको बताया जैसे IAS, IFS, IPS हो गए, ऐसे हमें पद प्राप्ति करने का अधिकार है। बट इसके लिए जो कंडीशंस होते हैं, जो एग्ज़ाम्स होते हैं, जो पर्सनालिटी चाहिए होती है, वो होना मैंडेटरी है। मतलब जो भी उनके नियम होते हैं, कायदे होते हैं, वो हमें पालन करने होंगे। उस एग्ज़ाम को, उस इंटरव्यू को क्रैक करना होगा। देन हम एलिजिबल हो जाते हैं कि हम सार्वजनिक पद की प्राप्ति कर सकें। ठीक है, बट इसके लिए कोई भी भेदभाव नहीं होता है। रंग, रूप, जाति, लिंग, किसी भी टाइप का हम भेदभाव नहीं करते हैं। देश में अगर 35 अरब की आबादी है, 35 करोड़ की आबादी है, तो हम सभी 35 करोड़ की आबादी के लोगों को ये अधिकार प्राप्त है कि हम सार्वजनिक पद प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम उसके लिए एलिजिबल हैं तो। फोर्थ है आलोचना का अधिकार। सबसे पहली चीज़ है, आलोचना का मतलब ये नहीं होता है बिल्कुल भी कि हम सिर्फ इसको किसी एक बात पे अगर हमें आलोचना करनी है तो हम उसको नेगेटिव ही रूप में दिखाएंगे। ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये पॉजिटिव भी हो सकता है। ये डिपेंडेंट होता है कि हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हैं। तो आलोचना का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है कि हम उसको नेगेटिव वे में ही लेंगे। तो हमें कानूनी रूप से ये भी अधिकार प्राप्त है कि हम किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी मुद्दे के ऊपर उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, यानी कि अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। इट्स टोटली डिपेंड ऑन अस व्हाट वी वांट टू से। तो इस वीडियो में हमने कंप्लीट अधिकार का कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। अधिकार से हम पूरे तरीके से रूबरू हो चुके हैं। उसकी डेफिनेशंस, फिलोसोफर्स के जो उसमें पॉइंट ऑफ व्यूज़ थे वो, और अधिकारों को बहुत ब्रीफ में जो उसके टाइप्स थे हमने वो भी कवर कर लिए हैं। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर क्लोज होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कोई भी चैप्टर से रिगार्डिंग क्वेरी होती है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और ये मेरी ईमेल आईडी है, आप इस पे मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। सो सी यू सून।